नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हम बात करने वाले हैं स्पेशली कल एक वाक़या हुआ उसके हवाले से। और वो वाक़या कुछ ऐसा था कि कराची की एक डॉक्टर ख़ातून थी जो रास्ते में जा रही थी और जाते जाते वो गिरी और उनकी डेथ हुई। अच्छा, अब इसमें दो मामलात आए हैं। एक मामला जो है वो ये कहा जा रहा है कि उनकी जो डेथ है वो सड़क पर एक खड्डा था जिससे उन जो है आई थिंक वो बाइक में थी और उससे वो गिरी हैं और फिर उनकी हेड इंजरी हुई जिसकी वजह से वो जो है उनकी डेथ हो गई। अच्छा, दूसरी बात जो आ रही है वो आ रही है कि जी उनको स्ट्रोक हुआ था और फिर वो गिरी थी और फिर उनकी जो है वो डेथ हुई थी। अब ये क्या मामला है इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ जाहिर बात है जब कराची में खड्डे का जिक्र आया और इतनी ज़्यादा ये बात जो है वायरल भी हो गई है, तो इस पे वैसे भी बात करना ज़रूरी है कि कराची की सड़कें जो हैं वो इस वक्त बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब होता चला जा रहा है, क्योंकि जो डेली के लोग बाहर जाते हैं उनको इस बात का मालूम ज़रूर है। और हम इस मौजू पर बात करने के लिए जिन मेहमानों को दावत दी है शो में, उनका मैं पहले तारुफ करवा दूं। हमारे साथ लेफ़्ट हैंड साइड पर मौजूद हैं उबैद अली शाह, जो जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। और साथ ही मेरे राइट हैंड साइड पर मौजूद है वजीउद्दीन, जो क्राइम रिपोर्टर हैं और कराची में जो ये वाक़या हुआ इसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ज़रा आप बताएं कि ये एक्चुअली हुआ क्या है ख़ातून के हवाले से, कि ख़ातून की डेथ जो है वो खड्डे में गिरने से हुई, मतलब, और या फिर ये है कि उनकी डेथ स्ट्रोक से हुई। अब आपने शुरू में जिस तरीके से बात की कि कराची की क्या सूरत हाल है, यकीनन इससे हर कोई वाकिफ़ है कि कराची की सड़कें हों या गलियाँ, वो सब जो है टूट फूट का शिकार हैं। क्योंकि इस तरीके के हादसा जब रोनुमा होते हैं तो सोशल मीडिया पे आपको पता है कि इस तरीके की खबरें गर्दिश करने लगती हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन हमारा काम है एक अपने नाजरीन को एक तस्दीक जो है ख़बर देना। ऐसा हुआ कि वो जो है अपने शौहर के साथ मॉडल कॉलोनी से गुलशन इकबाल की तरफ जा रही थी। डॉक्टर हिना उनका नाम है और वो निजी अस्पताल में डॉक्टर थी। उस दौरान जब वो गुलशन इकबाल में पहुंची है तो उनको जो है ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उसके बाद जब वो मोटरसाइकिल से गिर गई, जिस पे जो है उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में चोटें भी आई हैं। जो निजी अस्पताल के तर्जुमान हैं उनसे भी हमारी बात है, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की और ये बताया कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि खड्डे गिरने की वजह से जो है उनका एक्सीडेंट हुआ और वो जो है जहाँ पाक हो गई, इस तरह की इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन अलबत्ता अगर हम शहर की मौजूदा सूरत हाल की बात करें, इस तरीके के हादसा रोनुमा होते रहते हैं और चाहे वो गलियों के अंदर के ढक्कन नहीं होते, वहाँ पे जो है बच्चे गिर जाते हैं, या फिर आए रोज हम देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं, अगर हम साइड एरिया की साइड की बात करें या दीगर कुछ इलाके ऐसे जहाँ पर इस तरीके की रोड हैं जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और वहाँ पर अमूमन ऐसे हादसा रोनुमा होते रहते हैं और लोग जो है जख्मी होते रहते हैं। जख्मी, बिल्कुल ये वाली बात है। अच्छा, मैं आपको जब शुरू में इंट्रो में एक बात भी मैं कर रही थी कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं उनको प्रॉब्लम क्या होती है, तो हीमोटोमा जो है वो बेसिकली ये होता है, ये किस तरह हो जाता है कि आपका गिरने से ब्लड जो है वेसल्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाती हैं, ब्लड क्लॉग्ड हो जाता है और उसके बाद फिर वो जो है आपके किसी भी ऐसे ऑर्गन में, जिस तरह ब्रेन की बात होती है तो ब्रेन में हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग की वजह से जो है वो डेथ वाक़या हो जाती है। कुछ लोग बच भी जाते हैं लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इसके बचने के। अच्छा जी, हम जो है अब आगे बात करेंगे उबैद अली शाह से भी। उबैद, जाते हैं सड़कों में, क्या हालत होती है ज़हनी? देखिए, बात ये, मैं पहले तो ये तबसरा करूँगा, कमेंट करूँगा कि डॉक्टर साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हाथ बुलंद फरमाए। उनकी डेथ की जो रीज़न है वो मेडिकल कंडीशन की वजह से, सड़क के खड्डों की वजह से नहीं है। लेकिन इसकी वजह से सड़क के खड्डों पे कोई बात हुई, ये मामला हाईलाइट हो गया इसकी वजह से, और ये लोगों ने डिस्कस किया कि कराची की सड़कों का क्या हाल है। और जो जिंदा हैं वो भी तकरीबन मरे हुए हैं जब उन्हें सफ़र करना पड़ता है कराची की सड़कों पे। मैं 2-3 साल पहले श्रीलंका गया था तो मैं ये बात बहुत शिद्दत से महसूस करता था। दुबई या सिंगापुर या बैंकॉक नहीं, लेकिन श्रीलंका में ये महसूस करता था कि गरीब मुल्क है और वहाँ रिक्शे चलते हैं, टुक टुक बोलते हैं रिक्शों को, लेकिन किसी सड़क पे मैंने कोई तजावुज़ात नहीं देखे, साफ़ सुथरी सड़कें देखी और किसी फुटपाथ पर किसी दुकान वाले को कुछ रखे हुए नहीं देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा इसका मतलब नहीं, तजावुज़ात नहीं है। अच्छा। आपकी यहाँ सड़क तो बह गई और सड़क के दोनों तरफ आधी सड़क तक तो कुर्सियां रखी होती है होटल वाले ने, और फुटपाथ पे गन्ने की मशीन होती है, पान का केबिन होता है,
नारियल बिक रहे होते हैं, फुटपाथ पे तो पैदल चलने की जगह नहीं होती, रोड पर चल सके तो चल सके कोई। किसी को ये होश नहीं है, ये एहसास नहीं है कि सड़कें अपनी बाजियाब करा ले, फुटपाथ अपनी बाजियाब करा ले। अब मेयर कराची साहब देखें आप, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ बनाते फिर रहे हैं। बड़े कराची से उनको मोहब्बत है, वो आई लव कराची लिखवा देते हैं हर जगह, बड़ा बड़ा सा 4-5 जगह उन्होंने लिखवा दिया। एक उन्होंने ओपन सिनेमा बनाया ओपन एयर सी व्यू पे, एक उन्होंने जंबो जंप शुरू किया सफारी पार्क में, कराची के जू को बड़ा अच्छा किया। कराची की सड़क से वो गाफिल है। जिस रास्ते से गुजर कर लोगों ने इन फैसिलिटीज तक आना है, उस रास्ते से उनका कोई कंसर्न मतलब वो जू तक जाने तक खुद जानवर इंसान बन जाए उस वक्त तक। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा तबसरा किया आपने। हकीकी हालत यही है कि इन सड़कों पे हम सफ़र करते हैं, दिल इतना कुड़ता है, खून इतना जलता है कि ना सड़क मौजूद है, आधी आधी सड़क तो ख़त्म हो चुकी है जी, और बाकी जो फुटपाथ है वो भी गायब हो चुकी है। पता नहीं कहाँ कहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग आए, जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पे कोई कारोबार शुरू कर देता है, और कोई पूछने वाला नहीं। हाँ। एक सड़क से मुड़ा तो आधी सड़क पर तरबूज पड़े हुए थे, तो मेरा दिल तो चाहा कि काश में रोक के उससे पूछने का कोई इख्तियार होता कि भाई ये आधी सड़क पे तरबूज रख के बेच रहे हो, तुम्हें कोई कारोबार करने का सड़क पे लाइसेंस किसने दिया? आप हसन स्क्वायर चले जाएं, आधी सड़क पे बकरे खड़े होते हैं, कोई पूछता नहीं है भाई आप सड़क पे खड़े होकर कैसे कारोबार कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, ये एक वो कहते हैं, एक बात हो जाती है इसमें, लोग कहते हैं जी गरीब है, गरीब के कहते हैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। मैं एक दफ़ा गई, एक सदर का आगे का एरिया है, तो वहाँ पर एक खातून ने ना पूरा बिछाया हुआ था अपना बैग्स और चीज़ें। अच्छा, मैंने कहा कि मैंने उस खातून को बोला, मैंने कहा भाई तुम ये हटाओ, यहाँ से मेरी पार्किंग की जगह है, ये मतलब मैं अगर टैक्स पे कर रही हूँ तो ये मेरी पार्किंग की जगह है। खातून ने जो है कहा कि नहीं हटाऊंगी। मैंने उसके बैग्स उठाए, साइड पर की, अपनी गाड़ी पार्क की। इतनी देर में ना उससे रोला डाल दिया और लोगों को इकट्ठा कर दिया कि लोग आ गए वहाँ पर, और वो मुझे बाकायदा ठेके होते हैं। सुने तो सही, लोगों ने मुझे जो है फिर अक्यूज़ करना चाहिए, गरीब औरत। तो मैंने कहा फिर मैं किस बात का टैक्स पे कर रही हूँ, अगर वो आपने गरीब को देखना है। व्हाट आई डिड, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने उसी वक्त, खैर वो लोग मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द, मतलब बदतमीजी की इंतहा आप देखें। खैर मैंने पुलिस को कॉल किया, 15 पे कॉल किया, फौरी तौर से आके, क्यों मैं इसको कहूँ, फौरी आई, उनको भगाया, सब वहाँ से ठेले हटाए, और उसके बाद कहा कि मैंने कहा सब ठेले हटेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा फिर मैं आपको पूछूंगी, क्योंकि मेरा भी हक है पुलिस को पूछने का। लेकिन आपके सामने हटा दी वो 50-50 रुपए देते हैं। वो उन्हें हटा तो दिया ये वाली चीज़, ठीक है, बट मैं कहती हूँ जो लोग हैं वो इस पर क्यों नहीं एतराज़ करते। लोगों का, आपने आज एतराज़ किया, मैंने एतराज़ किया, ये एतराज़ करेंगे, हमें भी तो एतराज़ करने की ज़रूरत है ना। देखें, सिंध हुकूमत जो है, जब से ये 18वीं तरमीम आई और सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार हो गई तकरीबन तमाम मामलात में, तो 1000 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू हासिल होने लगा। लेकिन आप देख लीजिए कि 16 साल हो गए, ये अभी तक ऐसा कोई निज़ाम नहीं दे सके। इस बात पे क्यों ये कहते रहते हैं कि जी हमारे पास तो इतना पैसा नहीं आता जितना जो है हमारे यहाँ पे खर्चे हैं। सिर्फ वज़ीर आला हाउस का अपना इस साल का खर्चा 43 अरब रुपए, 43 बिलियन है, और कराची को, पूरे कराची को 36 बिलियन डॉलर का बजट दिया गया, जबकि कराची पूरे सूबे का 2/3 पॉपुलेशन के हिसाब से है। यानी 1/3 भी अगर गिन लें तो 1/3 के हिसाब से बजट को आप कंपैरेटिवली देखें, कराची 60% रेवेन्यू इस मुल्क को देता है, 25% GDP का शेयर है कराची का। क्वेश्चन आप दोनों से सवाल है मेरा कि हम एक गरीब मुल्क हैं या नहीं है, पहले आप बताएं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, गरीब न कहें, गरीब तरीन अब तो हो गया। तो ये इतने बड़े बड़े महलात, बेशक वो वजीर आजम हाउस हो, वजीर आला हाउस हो, मैंने बाहर के मुल्कों में भी देखा है, वहाँ पर तो बिल्कुल 2 कमरों के वो रूम्स बने हुए होते हैं, वहाँ पर कोई इतने बड़े बड़े महलात की तरह ये नहीं होते। ये तो डाउनिंग स्ट्रीट को देखे ना, हाँ, 2 कमरों का फ्लैट होता है, हाँ, मतलब वो तो 2 कमरों से ज्यादा ऑफिस नहीं होता, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर वर्कर्स एक्चुअली, वो तो हमारे लिए काम करने वाले हैं, तो वो अवाम के लिए काम करने वाले, तो उनको इतने महलात क्यों दिए जाते हैं? आपसे भी सवाल है, इनसे भी पूछ लेते हैं पहले। हाँ, बिल्कुल पूछें। देखिए, इस तरीके के हमने बहुत से इंसिडेंट देखे, सिर्फ सिंध ही नहीं बल्कि पंजाब में भी, और बिल्कुल हमारे मुल्क का यही अलमिया है कि इतने बड़े बड़े हम देखते हैं कि हाउसेस बना दिए जाते हैं
और अगर हम गवर्नर हाउस की बात करें, CM हाउस की बात करें, यकीन वहाँ पे मुख्तलिफ शोबाजात के दफ्तर बने हुए होते हैं, लेकिन आवाम जो है वो भी ये सवाल करती है कि इतना ज़्यादा बजट जो है जारी होता है इन हाउसेज के लिए, बिल्कुल, तो सारे जो हमारे टैक्सेस के पैसे हैं वो हमारी सड़कों पर क्यों नहीं लगते। सड़कों की बात की थी आपने भी, और आपने ये जो अभी वाक़या बताया जो सदर के हदूद में हुआ, वहाँ पर जो एक माफिया है बहुत बड़ा, तो कुछ अरसे पहले वहाँ पे ऐसा भी सीन भी हुआ जब वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने वहाँ से उन ठेले वालों को हटाने की कोशिश की, तो उस जो माफिया उसने जो है ट्रैफिक पुलिस वाले अफसर को मुअत्तल करवा दिया। इससे बड़ी आप बात क्या समझते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग माफिया हमारे शहर में जिसने कब्जा कर रखा है, और शहर की सड़कें सिर्फ सदर के इलाका नहीं है, ऐसी शहर की तमाम सड़कें जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुई हुई है, और वहाँ से जो चाहे वो पुलिस हो या दीगर इदारे हों, वो जो मुबैना तौर पर भत्ता भी लेते हैं। अच्छा, ओके, और आप क्या कहेंगे इस वाले से? मैं गर्ज करूँ, हमारे एक दोस्त, मैं नाम तो नहीं लेता उनका, हमारे एक दोस्त लग गए सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC। तो एक दिन मैं मिलने गया तो मैंने उनको कहा, चाय वाय मंगाई उन्होंने, मैंने कहा यार आप सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट लग गए, तो कोई स्कीम बनाएं, कोई प्लान बनाएं। मैं बड़ा कुड़ता हूँ, मैं घर से निकलता हूँ ना, कहीं जाता हूँ इधर उधर, तो बड़ी तकलीफ होती है ये फुटपाथ सड़कें देख के, चल नहीं सकते, हकूक ही नहीं, वॉकिंग करने वालों के हकूक खत्म कर दिए हैं। तो मैंने कहा कोई पैदल चलने वालों के कोई ऐसा फार्मूला बनाएं कि ये स्कीम बनाएं, ये रिकवरी ऑफ फुटपाथ की कराची में, फुटपाथ जो है ना वो उनको बाजियाब कराया जाए, ढूंढा जाए। तो कहने लगे हंस के, अरे मैंने तो प्रपोजल बना के दिया हुआ है लोकल गवर्नमेंट को, और 25 करोड़ रुपए की आमदनी होगी इन फुटपाथों से अगर इनसे पैसे लिए जाए। मैंने अपना सर पीट लिया, मैंने कहा इसमें भी आप पैसे कमाने के चक्कर में कि ये फुटपाथें रेगुलराइज करके इनको दे दी जाएं और इनसे पैसे लिए जाए। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, ये मैं फुटपाथ बाजियाब कराने की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, उनको ये नहीं पता होगा कि अगर अवाम अपने हकूक इस्तेमाल कर लेना, और अगर वो एक दिन मोहतसब से मिलकर या वो अपना जो है अपने एक दफा केस डाल देंगे ना, अगर शहर का कोई एक कंट्रोल ही नहीं, कोई भी एक अवाम का ग्रोह मिलकर केस जिस दिन डाल दिया ना, उस दिन ये भी कि हमारे जो है ये फुटपाथ को वो करने के लिए पैसे से कमाए जा रहे, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन मैं यही कहती हूँ इस वक्त अवाम को स्टेप उठाना पड़ेगा और अपने लिए वो केसेस डालें मिलकर कि यहाँ पर ये गड़बड़ है, वहाँ पर ये गड़बड़ है। जैसे वो डालेंगे ना केसेस, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है फिर गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन जैसे वजी ने ये प्रेशर ग्रुप्स जो कहते हैं ना, ये ग्रुप होते हैं, पता नहीं कौन से प्रेशर ग्रुप यहाँ पे बन रहे होते हैं। माफियाज है। हाँ, यहाँ आप सुबह 7 बजे निकलेंगे, सड़कें सुनसान होंगी, भिखारी ड्यूटी पे होगा, सिग्नल पे खड़ा होगा, एक माई खड़ी होगी। इन भिखारियों ने हमारे साथ अभी किया कि आप ये देखें ना, दुबई में जो सीन हुआ है, क्या हुआ है, यही हुआ है ना कि वहाँ पे भिखारी गए हैं, जाकर इतना कमाया उन्होंने यहाँ से कि वहाँ जाकर भी। अभी आप लोग माफिया की बात कर रहे हैं तो यकीनन अभी हम सब सड़कों पे देखते हैं एक गोल्डन मैन ग्रुप आया हुआ है, और उनके पीछे भी जो ये सारा माफिया जो उनको ठेकेदार है, जो इनको मुल्तान से यहाँ पर लाकर रख रहे हैं। और आपने देखा होगा बेशक कराची के पोश ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उनको पता है कि यहाँ पे एक्सेस ज्यादा है, पब्लिक से हमें जो अमाउंट अच्छा मिल जाएगा, तो वहाँ पर वो उनको स्टेबल कर रहे हैं और वहाँ से जो बना के खड़ा करते हैं। बाकायदा पिक एंड ड्रॉप का पैकेज है इसमें, घर से लाता है ठेकेदार, ड्रॉप करवाता है, शाम को लेके जाता है, 2 टाइम का खाना इसमें इंक्लूडेड है, जो आमदनी होगी उसमें से एक शेयर इंक्लूडेड, पैकेज है बाकायदा। आपको 7 बजे भी माई मिल जाएगी सिग्नल पे, अपनी ड्यूटी पे खड़ी है मांगने के लिए अल्लाह के नाम पे। आप कहेंगे यार अभी दुनिया निकली नहीं है, शहर सो रहा है, तुम यहाँ ड्यूटी पे खड़े हो। अच्छा, ये जो स्टैचूज है ये लंदन वगैरह में होते हैं, बाहर के ममालिक में, लेकिन वो क्या होता है, वो वॉकिंग स्ट्रीट्स पर खड़े होते हैं, सड़कों पर नहीं होते। वो वॉकिंग स्ट्रीट्स वहाँ पर बनी हुई है, जिस तरह का आपके जो है रस्से जो बने हुए होते हैं, वहाँ पे तो बहुत कुशादा और खूबसूरत रस्से बने हुए हैं, वहाँ ये खड़े होते हैं और वो सिर्फ खड़े होते हैं, और साथ में एक उनके वो एक पॉट सा रखा होता है, उसी में जिसे डालने वो हाथ नहीं फैलाते। मेरे घर से निकलते हुए एक बच्चा खड़ा होता है, 2 खड़े होते हैं, मैं देख कितना दुख करता हूँ कि इनको भाई पढ़ाओ लिखाओ, और बच्चे तो अलाउ भी नहीं है बाहर के मुल्क में, स्कूल भेजो, इनको तालीम दो, तरबियत का बंदोबस्त करो, इनको यहाँ कमाने के लिए स्टैचू बना के खड़ा कर दिया। बच्चे जहाँ पर हो, चाहे वो भीख मांग रहे हो, चाहे वो काम कर रहे हो, चाहे वो स्टैचू बने हो, 1 रुपया नहीं उनको हम देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? छोटी सी बात बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिए शंघाई हमारा कंपैरेटिवली नियर रीजन का शहर है ना, दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, उसकी बल्दिया का सालाना बजट है 22,000 अरब रुपया, $78 बिलियन, ठीक है ना, 560 बिलियन युआन। हमारा बजट पता है कितना है बल्दिया का? 50 अरब रुपए। वो भी सालाना बजट जो है 50 अरब और 22,000 अरब। आप इन कराची तीसरा सबसे बड़ा शहर है, वो पहला शहर है, पहले से तीसरे तक आते आते 22,000 अरब 50 अरब रह जाते। तो ये सिंध हुकूमत को शर्म का मकाम नहीं, अफसोस का मकाम नहीं है। यहाँ जो प्रॉपर्टी टैक्स है
वो एक्साइज एंड टैक्सेशन को दिया हुआ है। जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है वो बल्दिया के पास होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करे। कंटोनमेंट बोर्ड्स में 100% रिकवरी है प्रॉपर्टी टैक्स की। एक ही शहर में एक इलाके का कंट्रोल एक इदारे के पास है, दूसरे इलाके का कंट्रोल दूसरे इदारे के पास है। कोई सोचने वाला नहीं है कि एक कंट्रोल एंड एक कमांड कायम की जाए। अब इस पे इतनी बड़ी बहस हो सकती है, इतनी ज़्यादा इस पे जो है बातें हो सकती हैं, इतना कुछ हम आवाम को आगाही दे सकते हैं। 2-3 घंटे करें प्रोग्राम, लेकिन हाँ, ये तो 3 घंटे तो चले गए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।